नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आज हम लोग मैथ का एक प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि परीक्षा का लास्ट दौर है, जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, वही फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग देखते हैं, जैसे कि अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने चुने हुए हैं। अब उनके बारे में आपको देखिए, अगर वो ठीक लगा है तो उन पर ज़रूर एक बार फोकस करिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, कौन सी है? क्वेश्चन 1 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित हो। ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित हो। तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते हैं कैसे लिखी जाती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, क्लियर? तो ये आप 4 बार 9 बना देते हैं, ये आपको पता होगा। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती तो 5 बार 9 बना देते हैं। 6 अंकों की बड़ी है तो 6। जब मैंने वर्गमूल का चैप्टर पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें सब चीज़ें बताई गई थी। और 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों, 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, उसके बारे में एक बहुत आसान सी ट्रिक द्वारा समझाया गया था। अब जैसे ये है, तो एक तो पहला तो इसका रूल ये है कि आप इसको 88 से भाग करें। जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग 88 इसको भाग करें, अगर ये पूरी विभाजित हो जाती है तो यही सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है, और जब नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है, उसी शेष को अगर इस संख्या में हम माइनस कर दें या घटा दें, तो जो फिर संख्या आएगी वही हमारी 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। तो पहले ऐसे करके देख लेते हैं, फिर इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। जैसे 88 एकम 88, अब भाग जिसे करते हैं इसको माइनस किया, अब ये 9 उतार लिया, 88 दूना 176, अभी बच गया 43, अब ये उतार लिया, ठीक है। 88 चको 352, 88 पंचे 340, ज़्यादा हो जाएगा तो 352, तो बचा कितना? 7 और 8 87, ठीक। जो 87 बचा हमारा, यही अगर हम 9,999 में माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 9,912। ये जो संख्या होगी ये हमारी पूरी 88 से विभाजित हो जाएगी। अरे ये मैंने किया क्या? सॉरी, ये गलत हो गया। 88 एकम 88 माइनस किया 11, 119 हो गया। मैंने 176 कर दिया, वो ज़्यादा हो गया, फिर एक बार जाएगा। 88 एकम 88 भी इसको घटाएंगे, ये आ गया 9। अब 88 त्रिका 264, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 55 शेष बचा हमारा। तो इसमें हम 55 माइनस करेंगे। 55 जब हम माइनस कर लेंगे तो ये 9944 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारी जो संख्या हो गई, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 88 से विभाजित होगी, ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा तरीका होता है, जैसे ये 9,999 लिखा है, तो ये 88 का मतलब होता है 11 गुणा 8, माने ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो और 8 से भी हो। तो देख रहे हैं ये संख्या जो है 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, 11 से तो विभाजित हो जा रही है। अगर ये 8 से और विभाजित हो जाए तो
हमें क्या करना है कि ये पूरी विभाजित हो जाएगी 88 से भी। तो 11 से विभाजित होने के लिए जैसे ये 2 अंक तो रहने ही है, इन्हीं में जो भी माइनस होगा वो होगा। तो ये 2 अगर 9 है तो इधर जो भी 2 संख्याएं आएंगी वो सेम आएंगी, या तो दोनों की जगह 88 आएगा, या दोनों पर 77 आएगा आखिरी में, या 66 आएगा, या 55 आएगा। तो पहली चीज़ तो ये आप ऐसे कर लें 88, ठीक है ना। और क्योंकि ये 11 से तो विभाजित है, अब हमें 8 का चेक करना है, तो केवल सम संख्याएं लें। एक तो ये ले लें, एक ये ले लें, और एक ये ले लें, और दूसरी एक ये ले लें, ठीक है। और अगर आगे हम जाना चाहें तो फिर ये 00 ले लें, ठीक है। अब इसमें ये चेक करना है, ये सारी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी, इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 11 से विभाजित ना हो। हमें चेक किसका करना, 8 का। तो 8 का नियम ये होता है आखिरी की 3 संख्याएं, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 4 शेष बच रहा है। जब इसको हम आखिरी की 3 संख्या 8 1 8, 8 2 16, 6 बच जाएगा। 8 1 8 14, 8 1 8 6 64, ये पूरी विभाजित हो जा रही है 8 से। यहाँ जब आएंगे तो ये भी नहीं, अब बड़ी तो यही मिल गई सबसे पहले, तो 9944। देखिए इस मेथड से भी वही आ रहा था और इस मेथड से भी वही आ गया। अगर आप डिवीजन से कर सकते हो तो डिवीजन से कर लो, अदरवाइज जैसे 88 बोला गया है तो 88 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो 11 और 8 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो 4 बार 9 आया है, इसका मतलब ये 2 पेयर 9 9 के बन गए, तो ये हमारी 11 से तो विभाजित हो जाएगी। देखो 1 1 9 9, फिर 9 9, या 8 8 8 8, 7 7 7 7, वो सारी 11 से विभाजित हो जाती हैं, पता है, क्योंकि अल्टरनेट जो सम का डिफरेंस होता है वो 0 आ जाएगा, तो 11 से हो जाएगा। 8 का चेक करना था, 8 क्योंकि सम संख्या है, तो अब ये ना सोचना कि इसमें 9 9 7 7 9 9 5 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो विषम संख्या है, तो 8 सम है तो उससे विभाजित होगी ही नहीं। तो हमने केवल सम संख्या ले ली और देख लिया जो पहले विभाजित हो गई वही सबसे बड़ी है, तो नीचे अभी हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। ये हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। तो ये इसका हो गया 2 तरह से सलूशन आपका। अब आते हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। या ये भी इसको ऐसे बोल देंगे कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसमें कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, इसमें तो केवल संख्याओं की संख्या बतानी है कि यानी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 50 तक 1 से लेके, लेकिन कभी कभी उनका औसत बोल देते हैं, तो जितनी संख्याएं होंगी उनका योग कर लेंगे और बटे जितनी संख्या है उससे कर देंगे, आ जाएगा। केवल यहाँ पर फिलहाल हमको ये बताना है कि कितनी होती हैं। तो 2 पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, फिर से रिवीजन है ये कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है या प्राइम नंबर नहीं होती है। अब एक ना तो सम होती है ना अभाज्य होती है ना सहअभाज्य होती है। 2 से शुरू करते हैं। 2 होती है 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और आगे 43 और 47, बस इतनी संख्याएं होती हैं 50 तक जो हमारी अभाज्य होती हैं। तो आप अब इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो टोटल कितनी हो गई, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 15 हो गई। बस आंसर हो गया। अब अगर इनका औसत पूछता तो इन सबको आप प्लस करते और 15 से भाग कर देते तो इनका औसत आ जाता। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर, थोड़ा सा बड़ा सा है लिखा हुआ। श्याम ने 3600 रुपये के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। ऐसा क्वेश्चन है, श्याम ने रुपये 3600 है कि 36,000 है, 3600 ही लिखा है कि 2 मोबाइल फ़ोन या मोबाइल खरीदे। एक को 50% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर श्याम को न लाभ हुआ न हानि। न लाभ हुआ न हानि, तो दोनों मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्य के बीच क्या अंतर है। तो दोनों मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्य में क्या अंतर है। ये आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन बताया तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। 3600 में 2 खरीदे थे, एक को 50% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% हानि पर बेचा, तो 3600 ही रुपये उसको मिले। ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी 3600 में खरीदे तो 3600 उसको प्राप्त हो गए विक्रय मूल्य के रूप में। तो अब निश्चित सी बात है कि एक को कम में खरीद के ज़्यादा % लाभ पर, दूसरे को ज़्यादा में खरीद के कम % पर हुआ। तो इसको आप कैसे करोगे, एक तो ये 3600 पूरा मूल्य हो गया और एक हो गया x। तो जब 50% लाभ पर बेच रहा है तो 50 100 में जोड़ दिया गया, दूसरे को 3600 माइनस x, 20% हानि पर बेच रहा तो 100 में 20 घटा दिया, और न लाभ हुआ न हानि हुआ तो प्रॉफिट विक्रय मूल्य कितना हो गया, जो क्रय मूल्य था। अब इसको अगर हम काट दें तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका हो गया 3/2x। इसको अगर हम काट दें तो ये 4 और 5 आ जाएगा, तो 36 चको 144, और जब इसको हम 5 से काट देंगे तो 2880 आ जाएगा। 2880 माइनस 4x/5 और बराबर 3600, ये हो गया। अब हमें उस तरफ ले जाएं, x वाले इधर ही रहने दें, और इसको जब हम उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हम जब एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 10, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। 15x माइनस 8x, 15x माइनस 8x बटे 10 और बराबर हो गया 720। तो सॉरी, एक में तभी कुछ गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर 25% हानि दिया हुआ है, ये 25% है, तो ये जो आपका आएगा ये 75/100 हो जाएगा, ये आपका 3/4 आ जाएगा। 3/4 जब आ जाएगा तो आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 2700 और ये हो जाएगा 3/4 x और बराबर 3600।
तो ये जो 3600 आया, तो जब इसको हम करेंगे 3/2 x माइनस 3/x बराबर 900, ये आ जाएगा। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, तो ये होगा 6x माइनस 3x/4 बराबर 900। तो 3x/4 बराबर 900, इसको हमने काट दिया, तो x आ गया हमारा 1200। ये हो गया जो 50% लाभ पर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3600 माइनस 1200 बराबर 2400, 2400 रुपये। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा x से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसको देख लें। अब दूसरा ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जब न लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर है, कहने का मतलब CP बराबर SP। ठीक है, एक में आपको 50% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को 25% लॉस हो रहा है। भाई एक में जब लाभ होगा एक में हानि होगी, तभी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों पर लाभ हो रहा हो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, या दोनों पर हानि हो रही हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो एक पर ये लाभ है और एक पर ये हानि। अगर इनसे हम अनुपात निकालें तो ये हमारा 2:1 निकल आएगा। ठीक है, 25 दूना 50, 25 से कम 25, और मूल कितना था 3600। तो आप जानते हो जब अलग अलग मूल हमें निकालना होता है अनुपात जोड़ा जाता है। तो ये हो गया 3, और ये उल्टे क्रम में हो जाता है। जब हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1200, अब जब दूसरा निकालेंगे तो आ जाएगा 2400, तो कर लेंगे। या एक जब निकल आएगा तो हम पूरे मूल से दूसरे को जो आ गया घटा देंगे तो भी निकल आएगा। तो ये ट्रिक थी, बड़ी शानदार है, आप ऐसे इसको कर सकते हो, पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथे पर। दो संख्याओं का एलसीएम दिया 375 और 25। देखो ऐसा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्तक 375 तथा उनका मासा 25 है। यदि एक संख्या 75 है तो बड़ी व छोटी संख्या का अनुपात है, होगा। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, देखो ये मासा दिया, सॉरी ये लासा दिया यानी एलसीएम, ये मासा दिया महत्तम समावर्तक एचसीएम, और एक संख्या दी, एक नंबर दिया है, ये एक नंबर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, या एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जब हम दूसरा नंबर पता करते हैं, दूसरी संख्या जो हम पता करते हैं वो छोटी हो या बड़ी हो, इसमें देखो क्वेश्चन पूछ दिया है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। एक संख्या दी है, हमें दूसरी संख्या पहले पता ही करनी पड़ेगी, फिर उसका अंतर पूछ ले, योग पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, अंतर पूछ ले, अनुपात पूछ ले, औसत पूछ ले, ये सब बात की बात है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, दूसरी संख्या पता करनी है। तो क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, 375 गुणा 25 बटे पहली संख्या कितनी है 75, इससे इसको हमने काट दिया, 5 आ गया और 125 आ गया, ये यानी दूसरी संख्या।
अब ये बाय द वे इसमें बड़ी आ गई, हो सकता था ये छोटी भी आ जाती है, कोई इशू नहीं है कि जो हम दूसरी पता करेंगे वो बड़ी होगी। अब इनका अनुपात पता करना है, तो बड़ी व छोटी तो पहले आप बड़ी लिख लो अनुपात, और दूसरी पहली दी थी 75, इसको काट लो 25 पंचे 25 तिहाई 75, तो अनुपात आपका क्या आ गया 5:3 आ गया। उत्तर मिला लीजिएगा, आंसर टिक कर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें से कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? कौन सी भिन्न 7/8 से कम व 1/3 से अधिक है, ये बताना है आपको। ये तो आपका ये आ गया 7/8 से छोटी हो, 1/3 से अधिक हो या बड़ी हो, तो इसके मतलब इसको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1/3 और 7/8 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी। ठीक, तो अब इसमें ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1/3 और 7/8। ठीक है, अब इसमें अगर देखें 2 का अंतर है, तो इसमें कितना 2 का अंतर अगर हम करना चाहें तो इस भिन्न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14/16। ठीक है ना। अब हम लोग ये देख लें कि इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 24, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 8/24 और इसको लिख सकते हैं 21/24, इनके बीच में होनी चाहिए। तो एक ऑप्शन हमारा दिया 23/24, तो इससे बड़ा हो जा रहा, उसका काम खत्म हो गया। एक दिया 1/4, तो 1/4 को जो हम 6/24 लिख सकते हैं, तो ये इससे भी छोटी है, इससे भी छोटी है, जबकि हमें बीच की चाहिए, इससे बड़ी हो इससे छोटी हो, 8 से बड़ी हो 21 से छोटी हो, बटे में 24 आ जाए, तो एक ये हो गया। दूसरा दिया है 23/24, तो ये तो आपका खत्म हो गया। ये 23/24 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 1/4 दोनों से छोटा था, 23/24 दोनों से बड़ा है। अब आ गया 11/35, एक आ गया 17/24, 17/24, तो पहले हम 24 ही वाले देख लेना। तो देखिए 8 से 17 बड़ा है, 21 से छोटा है, तो बस यही इसका आंसर हो गया। सॉरी, अब जो 11/35 है उसको हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हो गया। ऐसे करके आप देख सकते हो, और भी कई तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है आपको, जब क्लियर से आसानी से समझ में आ जाए उसी से कर लीजिएगा, क्योंकि एलसीएम से रिलेटेड आप चीज़ें पहले पढ़ चुके हो, और जो ट्रिक बताई जाएंगी हो सकता नहीं हो तो वो भूल जाओगे। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 6 नंबर पर है शायद। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम का औसत ऊंचाई, 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। 3 खिलाड़ियों के आ जाने से औसत ऊंचाई में 2 की वृद्धि हो जाती है। यदि 3 खिलाड़ियों में
सबसे 3 खिलाड़ियों में सबसे छोटे खिलाड़ी की ऊंचाई, सबसे छोटे खिलाड़ी की ऊंचाई इन 3 खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है तो उसकी ऊंचाई बताओ। ठीक है, ये है, देखो आसान सी ट्रिक के द्वारा मैं बता दे रहा हूँ। आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो क्या रूल होता है कि 6 गुना 156 करोगे तो 6 खिलाड़ियों की कुल आयु आ जाएगी या ऊंचाई आ जाएगी। फिर 3 खिलाड़ी और आ गए तो 6 3 9 हो जाएगा, और औसत में 2 की बढ़ती हो गई तो 158 हो जाएगा। फिर इनको हम लोग 9 के टोटल में से 6 का टोटल घटाएंगे तो 3 जो नए आए हैं उनकी आयु का या ऊंचाइयों का टोटल आ जाएगा। फिर उनको हम 3 से भाग करेंगे तो औसत आएगा। फिर औसत में क्या करना, हम 4 घटा देंगे तो हमें जो सबसे छोटा 3 जो नए लोग आए हैं उनमें जो सबसे छोटा खिलाड़ी है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, जैसे ये पहले जो 6 थे उसकी औसत ऊंचाई 156 थी और लोग आए कितने हैं, 3 आए हैं, औसत ऊंचाई कितनी बढ़ गई है, 2, तो 3 गुणा 2 कर दो आप, 156 प्लस 6 162, यानी जो नए 3 लोग आए हैं उनकी औसत ऊंचाई ये हो गई 162। अब इनमें से जो सबसे छोटा है वो 4 सेंटीमीटर कम है औसत, तीनों की औसत से, तो 162 में 4 घटा दो, कितना आ गया 158 सेंटीमीटर हो गया। बस इतना सा करना था। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है और वास्तव में अगर ऐसे आपने नहीं किया तो काफ़ी समय बर्बाद करोगे, क्योंकि इसका सलूशन जब करोगे आप तो ऐसा हो जाएगा 156 गुणा 6 बराबर 936। सिर्फ इतना करना है आपको, इतना बता रहा हूँ। 2 बढ़ गया 158 गुणा 9 तो ये 1350, ये हो जाएगा 1422। और जब इसको आप माइनस करोगे, इनका जो डिफरेंस आएगा माइनस करने पर 486 आएगा। फिर वो 3 की बचेगी, भाग करोगे तब 162 पहुँचोगे। देखो वही चीज़ आ गई और ये टिक से तुरंत आ गई। इतना मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप जब करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक थैले में, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है मोस्टली। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे व 1 रुपये के सिक्के हैं, के सिक्के 5:6:2 के अनुपात में है, अनुपात में है। ठीक है, यदि सभी सिक्कों का मूल, यदि सभी सिक्कों का मूल ₹42 हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ये आ गया क्वेश्चन।
50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के सिक्के 5:6:2 के अनुपात में दिए गए हैं और उनका कुल मूल्य दिया गया 4200। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हुए? तो देखिए जो ये अनुपात दिया होता है इनको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 5:6:2। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना? 5। तो ये लिख लिया हमने 5x। और जो ये पैसे हैं 50 पैसे को, क्योंकि मूल्य हमारा रुपए में दिया है, तो 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, जो भी संख्या दी हो पैसों में, उसको हमें रुपए में बदलना पड़ता है। तो 50 पैसे को जो हम रुपए में बदलेंगे तो 50/100 यानी 1/2, यानी 1/2 से इसमें गुणा कर दें प्लस। अब ये हमारा 25 पैसे का 6 अनुपात है और 25 पैसे को जो हम लिखेंगे तो 1/4 करना पड़ेगा। और फिर ये 1 रुपये है, तो ये जब रुपये है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, 2x × 1 यानी 2x हो गया। अब इनका कुल मूल्य हमारा कितना हो गया? 42। तो ये हो गया आपका 5x/2 6x/4 प्लस 2x बराबर 42। इसके नीचे 1 करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 8x। ठीक है। अब हम इसको अगर 10 6 16 8 24, ये हो गया हमारा बराबर 42। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हो गया 22x बराबर 42 × 4। तो x बराबर हमारा जब करोगे 24 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ये 7 आ गया x की वैल्यू। और हमारे 25 पैसे के सिक्के जो थे वो कितने थे? 6। तो 6x = जब करोगे तो 6 × 7 बराबर 42 सिक्के हो गए हमारे 25 पैसे के। तो ये उत्तर आपका निकल आया। ध्यान से देख लें, ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। ABC पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। कोई एक पब्लिक स्कूल है हमारा, ABCIXYZ कुछ भी पब्लिक स्कूल में प्रवेश के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया। (230) छात्र उसमें से पास हो गए और 11.11% छात्र पास नहीं हुए, पास नहीं ना हो सके। ठीक है। कितने आवेदक या कितने छात्र आवेदक परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे? नहीं हुए। ये क्वेश्चन है आपका, देख रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन। टोटल छात्र हमारे कितने हैं? 320, 230 पास हो गए। टोटल 320 है, इसमें 230 पास हो गए, तो बचे कितने? 90 बचे।
उसमें से इतने छात्र जो हैं 11 से 11.11 जो प्रतिशत होता है, इसको अगर ब्रेक कर लें तो ये हमारा ये 11.11 है। अगर हम इसको करें तो 11 सही 11/100 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है लगभग हमारा ये माना जाता है 11 सही 1/9। ठीक है, 11 नंबर 99 हो जाता है, यानी 100/9। इसको आप क्या लिख सकते हो, 100/9 प्रतिशत। ठीक है, तो इसको आप प्रतिशत अगर हटाओगे तो ऐसे लिख सकते हो 100/9। इसको आप कर सकते हो 1/9, यानी 1/9 छात्र पास नहीं हुए। 1/9 जो ये 90 बचे हैं, ये जो पास नहीं हुए और जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए उनकी संख्या है। तो 1/9 टोटल का निकालने चाहे हम ऐसे तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी इस जो 90 बचे थे उसमें 10 तो पास नहीं हुए, तो जो शामिल नहीं हुए वो कितने हो गए, 80 हो गए। या हम लोग इसको ऐसे कर लेते, जब 1/9 पास नहीं हुए थे तो 8/9 शामिल नहीं हुए, तो भी डायरेक्ट 80 निकल आता। इसमें और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप करोगे तो ये आपका 100/9 प्रतिशत आ जाएगा, या उसको हम 100/900 लिख लेंगे। 1/9 हिस्सा जो है वो ना पास होने वालों का है, वो भी कितने में, जो हमारे बच्चे हैं 320 - 230 करने पे, तो जो शेष बचेगा वो हमारी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। अब ये लिखा है, अगला क्वेश्चन है 9th। 3000 रुपये पर 5% की दर के लिए ₹3000 पर 5% की दर से 1 वर्ष के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज ₹2000 पर 5% की दर से n वर्षों के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज से ₹150 कम है। n का मान बताओ, n है, यह n का मान, यानी n जो है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वर्ष के लिए दूसरा धन दिया गया। देखो ये दर तो बराबर है 5-5 का, यहाँ पर 3000 है, यहाँ पर 2000 है, यानी 3:2 के अनुपात में है। तो जो समय होगा वो भी हमारा अगर बराबर होता तो 3:2 के अनुपात में हो जाता, ये 2 के लिए वो 3 के लिए बराबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर अंतर भी दिया 150 रुपये का, तो हम इसका पहले निकाल लें। 3000 का 5% 1 वर्ष के लिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 150 रुपये हो गया। ये पहले 3000 रुपये का 5% का 1 वर्ष का। अब जो दूसरा वाला है, ये 2000 वाला जो है, इससे 150 या ये 150 कम है, तो इसका मतलब दूसरा वाला 150 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया 300। ठीक है,
300 हो गया। अब ये हमारा ब्याज हो गया दूसरे वाले के लिए, तो 300 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, ठीक है, गुणा दर, सॉरी। तो मान लो ये कट गया 2 बार में, और 2 से 2000 है ये, एक जीरो कट गया, 2 पंचे 10 से 30 काटेंगे तो क्या आ गया 3 वर्ष। तो यन कितना हो गया हमारा 3 वर्ष हो गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ गया। रितेश ने 4800 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। रितेश ने 7, 8, 9, 10, 10वां क्वेश्चन है यार, मार्कर सही नहीं चल रहा है। रितेश ने रुपए 48,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 7 माह बाद रुपए 56,000 के साथ के निवेश के साथ दीपेश साझीदार बन गया या व्यापार में शामिल हो गया। साझीदार हो गया या बन गया, साझीदार बन गया। वर्ष शांत या वर्ष के अंत में रुपए 5885 के लाभ में दीपेश का हिस्सा होगा। ये क्वेश्चन है। बिजनेस शुरू किसने किया? रितेश ने। कितना लगाया? 48,000। लेकिन 7 महीने बाद दीपेश आ गया, वो भी उसने 56,000 रुपये उसके बिजनेस में लगा के साझीदार बन गया। वर्षांत में, यानी कि वर्षा के अंत में नहीं, वर्ष के अंत में। ये ना सोचना वर्षांत वर्षा के अंत में, वर्ष के आखिरी में, एक वर्ष के अंत में, ऐसे समझे। इतना लाभ हुआ तो दीपेश का उसमें शेयर या हिस्सा क्या होगा? देखो मैंने बताया था, जैसे ये 48,000 है और ये 56,000 है, इनके सबसे पहले जीरो आप काट लो। इसने शुरू किया था वर्ष के अंत में, तो इसका तो हम 12 से गुणा करेंगे। और बिजनेस शुरू होने के 7 महीने बाद दीपांश आया, तो 12 में 7 घटा दो, ये 5 हो गया। अगर ये कट रहे हैं तो इनको भी काट दो, 8 छंग 48, 8 सते 56, ठीक है। तो ये अब आ गया 72 और ये आ जाएगा 35। यानी जो इन्होंने पैसा लगाया वो तो ये था, लेकिन इनको जो वर्ष के अंत में जो शेयर है वो इस अनुपात में मिलेगा। इस अनुपात में क्यों मिलेगा? क्योंकि एक ने अधिक समय के लिए लगाया, एक ने कम समय के लिए लगाया। तो अब ये जैसे 5885 का लाभ हुआ है, और ये आ गया हमारा अनुपात। तो ये इनको हम जब जोड़ेंगे 72 35 हो जाएगा 107,
और दीपेश का शेयर हमें पता करना है, इसका दीपेश का। ये तो 107 बचे 535, 535 53 बचा, फिर 535, 55 बार में पूरा कट गया। अब 55 गुणा 35 करना है हमको, 55 पंचे 275, 27 और 55 त्रिका 165 और 27 192, यानी 1925 रुपये ये हो गया दीपेश का शेयर। अगर हमें रितेश का शेयर पता करना होता है, इस 35 जगह पर 72 से गुणा कर देते, बस निकल आता। ये मैंने पार्टनरशिप या साझेदारी का जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्लियर किया गया था कई क्वेश्चन या प्रॉब्लम के द्वारा, तो अगर आपने देखा होगा तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे। एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में रुपए 1 लाख बांटे। एक पिता ने अपने 2 बेटों व 2 बेटियों में रुपए 1 लाख बांटे। यदि प्रत्येक बेटी को मिली राशि प्रत्येक बेटों को मिली राशि से रुपए 10,000 कम है, यदि प्रत्येक बेटी को मिली राशि प्रत्येक बेटे को मिली राशि से रुपए 10,000 कम है, तो दोनों बेटियों द्वारा दोनों बेटों द्वारा मिली राशि क्या है, ये लिख दिया गया। देखो 1 लाख रुपए है, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और उनमें बांटना है उसको एक पिता को। और जब ये इसमें हमारे क्वेश्चन में आगे जो दिया गया, ये दिया गया कि जो बेटी को रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि जो बेटे हैं उनको बराबर मिल रहा है और जो बेटियां हैं उनको बराबर मिल रहा है, और बेटे और बेटियों में जो मिल रहा है उसमें 10 का अंतर है। तो दोनों बेटों और दोनों बेटियों के में जो शेयर होंगे, जो राशि होगी, उनमें 20,000 का अंतर हो जाएगा। तो 20,000 का अंतर हो जाएगा तो 1 लाख को आप ऐसे बांट लें, 1 लाख में 20,000 जोड़ दें, क्या करें 1 लाख में 20,000 जोड़ के और बटे 2 कर दें, तो ये आ जाएगा 60,000। ये दोनों बेटों की राशि हो गई। अगर दोनों बेटियों की पूछनी होती तो 1 लाख में 20,000 माइनस करके बटे 2 कर देते तो आ जाता 40 लाख। वो बड़ा आसान सा सलूशन है ये, बस क्वेश्चन को समझना है। इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो आप ध्यान से देख लें, वैरायटी क्वेश्चन की कैसी हो सकती है इससे ही जानकारी हो जाएगी। और दूसरा मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखें, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता है किसी को कौन सा क्वेश्चन आना है, किस मेथड का आना है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
तय करती है। एक बाइक भी एक निश्चित गति पर उसी दूरी को तय करती है। उसी दूरी को तय करने में एक बाइक भी एक निश्चित गति से उसी दूरी को तय करती है। यदि कार व बाइक द्वारा लगे समय का अनुपात 2:3 है, बाइक द्वारा उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? यदि बाइक की गति 20% बढ़ा दी जाए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप बढ़ा के देख सकते हो। सलूशन देख लो। दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। तो समय कितना लगा? 260/60 बराबर 4 घंटे कार से लग रहे हैं। किससे लग रहे हैं? कार से। अब इसमें देख रहे हैं कि अनुपात क्या था? 2:3 कार और बाइक का। ये कार का है, ये बाइक का। तो कार में अगर 4 घंटे लग रहे हैं तो बाइक में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। बाइक में लग जाएंगे 6 घंटे। 4 में अगर कार कवर कर रही है तो बाइक उसी दूरी को तय करेगी 6 घंटे में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि उनके द्वारा जो समय लग रहे हैं उनका अनुपात 2:3 है। तो अगर 2 वाला 4 घंटे ले रहा है तो 3 वाला 6 घंटे लेगा, तभी तो अनुपात रहेगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ये अनुपात में आपने पढ़ा होगा। 6 घंटे लग रहे थे बाइक को उसी दूरी को तय करने में। अब 6 घंटे अगर लग रहे थे तो मतलब उसकी स्पीड क्या थी? तो स्पीड अब उसकी हमने बाइक की चाल पता कर लें। तो 240, दूरी तो वही थी और स्पीड समय लग रहा था 6 घंटे, तो चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई। अब दूरी वही है। अब बोला गया अगर इसको हम 20% बढ़ा दें, उसकी स्पीड को 20% बढ़ा दें तो 100 + 20 120/100 हो जाएगा। 0 0 कट गया तो कितनी चाल उसकी हो गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी जो प्रारंभिक चाल थी उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अब समय कितना लगेगा? 240। दूरी वही है और अब चाल क्या हो गई उसकी? 48। तो इसको भाग कर दीजिए तो 5 घंटे में वो उस दूरी को तय कर लेगा। देखिए कितना आसान सा था, कुछ नहीं था, बस आपस में उनको एक दूसरे से एडजस्ट करना था और आंसर आपका निकल आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च। 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी
दरी बिछाने का खर्च रुपए 50 प्रति मीटर की दर से 600 है। प्रति मीटर का खर्च 50 प्रति मीटर की दर से 600 रुपये है। तो कमरे की चौड़ाई कितनी है ये बताना है। कमरे की चौड़ाई है या कितनी है, ये क्वेश्चन है। देखिए हमें खर्चा दिया है और 50 रुपये प्रति मीटर की दर से दिया है। तो अगर हम खर्चे को जो प्रति मीटर की दर से दिया है इसको डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कमरे की पूरी हमारी वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हमारी पूरी लंबाई। ठीक है, तो हमारे जो कमरे की लंबाई नहीं, दरी की लंबाई आ जाएगी। दरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 600/50 बराबर 12 मीटर। ये तो हमारी दरी की लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमें ये बताना है, क्या बताना है हमको, कि अब ये आ जाएगा, यानी कि जो कमरे का क्षेत्रफल, यानी कमरे का यानी फर्श का क्षेत्रफल, हमें दरी फर्श में बिछानी है, दीवारों पर नहीं बिछाई जाती। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर जो बिछानी क्या थी हमें, दरी, बराबर होगा दरी का क्षेत्रफल। ठीक, अब फर्श का जो क्षेत्रफल आएगा, फर्श की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, क्योंकि फर्श हमारा आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, जो भी होगा पता। तो ये लोग लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई पूछनी है तो वो ले ली हमने x, क्योंकि आयताकार होगा। और दरी की हमें ये दी गई है 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम बटे कर लेंगे 100, तो मीटर बन गया। क्यों, ये मीटर में है, और जो इसकी ये 12 आई है ये भी मीटर में है। ठीक है ना। अब हमें ये पता करना है, तो ये जो आएगा आपका 75 सेंटीमीटर है ना, 6,000 रुपये था भाई, 6,000 रुपये। अगर नहीं करें हम तो ऐसे ही मान लें 6,000 था तो 12 आ गया, तो 25 तिहाई 75, 25 चक्को 100, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 15x बराबर हो गया 9, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9/15 मीटर। तो इसको जब हम आग करेंगे तो 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर हो जाएगा कमरे की। अगर 6,000 रुपये कर लोगे तो इसमें फिर ये 90 हो जाएगा, तो 6 मीटर आ जाएगा। वो क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 6,000 और 600 बना जाइए, 600 के हिसाब से 0.6 मीटर, यानी तो भी कमरे की लंबाई 1 मीटर से कम इसलिए चांस नहीं होते ना, इसलिए कह रहे हैं कि 6,000 ले लोगे तो 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्वेश्चन नंबर है 14। आइए देखते हैं। एक ठोस घनाभ की भुजाएं 72, 75, 135 है। एक ठोस घनाभ की भुजाएं
72 सेंटीमीटर दिया है, या मीटर कुछ भी हो सकता है। 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर व 135 सेंटीमीटर है। अब ये किया गया है, ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ऐसे घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी जिसका आयतन घनाभ के आयतन के बराबर हो। घनाभ के आयतन के बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखिए, जब ये पूछा गया है जिस घनाभ का आयतन घन के आयतन बराबर होगा, तो उस घन की हमें भुजा पता करनी है, कोण पता करनी है, एज पता करनी है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। यानी कि जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसका हमें घनमूल निकालना है। तो जो हमारा ए आ जाएगी घन की भुजा, यानी ए घन की भुजा जो होगी वो होगी हमारी क्यूबिक रूट 72 गुणा 75 गुणा 135। तो इसका हम या तो मल्टीप्लाई करें, फिर उसका हम घनमूल निकाल लें, या हम इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। जो 72 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24, तिहाई 72, ये 72 का हो गया इतना। अब जो 75 है, 3 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। 135 है वो आपका हो जाएगा 3 त्रिकण 9, तिहाई 27 पर ना 135, ये कर लिया। अब हमें 3 3 के पेयर बनाने, तो 1 तो 2 का मिल गया, तो 1 आप यहाँ पर 2 लिख लो। और पहले ये देख लो, 5 हमारा 3 बार आया तो 1 5 ले लो। अब 3 के कितने पेयर बन रहे हैं? 3 का एक ये पेयर बन रहा है तो एक ये ले लिया, और एक ये बन रहा है तो आपने ये ले लिया। अब इनका आप गुणा कर दो, 2 पंचे 10, तिहाई 30, तिहाई 90। तो उस घन की भुजा हमारी क्या हो गई? 90 सेंटीमीटर हो गई, जिसका आयतन ये दिए हुए घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात। अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है? 3:4, आई थिंक 3:4 है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:5 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। विजय की वर्तमान आयु, विजय की वर्तमान आयु है। देखो, एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वर्तमान हम ले लिया 3x और 4x, अनुपात का मतलब बट्टे में। 5 वर्ष बाद तो आप जानते हो, जैसे आज किसी की एज अगर 15 वर्ष है या 20 वर्ष है,
तो 5 वर्ष बाद की जब बात की जाती है तो उसमें 5 वर्ष जोड़ देते हैं। आज मान लीजिए 15 वर्ष के तो 5 साल बाद 20 साल के हो जाओगे, और जो 25 साल का है वो 5 साल बाद 30 साल का हो जाएगा, तो 5 साल जोड़ दिया गया। इसमें नया अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई कर लो, 16x + 20 = 15x + 25, तो x बराबर आ गया 5। तो वर्तमान ये है। पहले अजय की अगर पूछी जाती वर्तमान आयु तो क्या हो जाता? 3 × 5 = 15 वर्ष, और विजय की वर्तमान क्या हो गई? 4 × 5 = 20 वर्ष। हो गया उत्तर। ये विजय की पूछी गई थी। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर भी 1 का अनुपात है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो जैसे ये 4 तो कॉमन है, ये 3:4 है और ये 4:5 है, तो ये तो आपका हट गया। इसका इससे गुणा कर दीजिए 15, और फिर इसका इससे कर दीजिए 20, यानी पहले की वर्तमान आयु 15 थी और बाद वाले की यानी अजय की 15 थी और विजय की 20 वर्ष ये वर्तमान आयु थी। अगर ये पूछ देता कि उनकी 5 वर्ष बाद की उम्र कितनी थी तो ये 20 हो जाता, ये 25 हो जाता। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं। छात्रों के 3 समूह ए, बी व सी हैं। छात्रों के 3 समूह हैं ए, बी, सी। एक समूह में और हर एक समूह में क्रमशः और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। 40, 50 व 70 छात्र हैं। इसके बाद दिया गया है ए समूह ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 तथा बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक, ये समझ सकते हैं ना क्या लिखा जाएगा? औसत प्राप्तांक 60 है। यदि तीनों समूहों का औसत प्राप्तांक 80 है, 80 हो तो समूह सी के छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है? ये क्वेश्चन है। देखिए 3 समूह हैं छात्रों के ए, बी व सी। ए और क्रमशः छात्र संख्या दी है। ए समूह ए में 40 छात्र हैं और बी में 50 और सी में 70। जो ए में 40 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक है 70, बी में 50 छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक है 60, सी में 70 छात्र हैं, इनका हमें पता करना है। और ये पता कब होगा? जब ए, बी, सी तीनों समूह का प्राप्तांक दिया हो, और वो दिया गया है, और वो दिया क्या गया है? 80। तो पहले हम तीनों का टोटल पता कर लें। तो ए में कितने छात्र हैं? 40, और इनका औसत है 70 × 70,
प्लस बी में है 50, इनका औसत है 60। ठीक, तो ये ए और बी का आ गया, ए बी का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2800, ये हो गया 3000, यानी 5800 प्राप्तांक कुल हो गया। ए बी सी तीनों का कितना है 80। तो ए में छात्र कितने हैं 40 प्लस 50 प्लस 70, 40 प्लस 50 प्लस 70, और इनका है सबका 80, तो 80 से गुणा कर लिया, अलग अलग ना करके एक साथ कर लिया। 40 50 90, 70 160, और गुणा 80 जब करेंगे तो 12800 आ गया। ये है ए प्लस बी प्लस सी के छात्रों का कुल प्राप्तांक, और ये है ए प्लस बी के छात्रों का कुल प्राप्तांक। अब सी के छात्रों का अगर हम निकालेंगे तो इसमें से हम माइनस करेंगे 12800 माइनस 5800, ये जो आएगा सी का। और सी के छात्र कितने हैं, ये जो घटाएंगे तो कुल प्राप्तांक आएगा। औसत पता करना है तो सी में छात्र कितने हैं 70, तो यहाँ 70 बटे में कर दीजिए, 128 में 58 घटाएंगे 70, यानी 7000, और बटे 70 करेंगे तो 1, यानी 100। ये औसत प्राप्तांक 100 आ गया, जो हमारे समूह सी के छात्र हैं उनका। ध्यान से देख लें इसे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है। दो क्रमिक बट्टों के बाद मूल्य ₹432 हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है या कितने प्रतिशत है। बट्टा डिस्काउंट मतलब वो प्रतिशत में ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इस क्वेश्चन को देखने से पहले, सलूशन करने से पहले, ये बिल्कुल आप स्पष्ट हो लीजिए कि अगर दो क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं, दूसरा बट्टा दिया है पहला पता करना है, या पहला बट्टा दिया है दूसरा पता करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऐसा लिख दिया कि दूसरा है तो पहला पता करो, तो कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब आपको दो क्रमिक बट्टे जैसे निकालने हैं वैसे ही निकालना है। तो जैसे कि हमें एक दिया है, मूल कितना है 600, एक कितना दिया 10%, 10% छूट का मतलब 90/100, तो ये आ गया 540, 540 आ गया। अब ये जो है ये हमारी 540 तो एक बट्टे के बाद मिलती है, लेकिन दूसरा जब बट्टा दिया तो 432 आ गया। इसमें आप 432 माइनस कर लो तो कितना आ गया 108, और 108 ये छूट किस पर दी गई है 540 पर, गुणा 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है, 1 जीरो कट गया, 54 दूना 108, 10 दूना 20, 20% हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है कि दूसरा दिया हो पहला पता करना हो, या पहला दिया हो दूसरा पता करना है, हमेशा ऐसे ही करना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्योंकि मैंने जब बताए थे 10%, 20%, 30% का बट्टा
और 20 30 10 का बट्टा एक ही बात होती है, आगे पीछे इसमें कोई इशू नहीं है, 2 हो 3 हो 4 हो, अगर नंबर सब में सेम है तो डिस्काउंट बराबर बराबर ही मिलेगा या उनकी जो वैल्यूज़ आएगी वो इक्वल आएंगी, कभी कम ज़्यादा नहीं होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद शीला एक मोबाइल ₹2400 में बेचती है। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है यदि वह बिना छूट दिए मोबाइल को बेचती तो कितने प्रतिशत लाभ होता। ठीक है, एक तो ये बोला गया कि 20% छूट दिया तो 2400 में बेच दिया। अब इसमें हम पहले मार्क प्राइस पता कर लें या अंकित मूल्य, मार्क मतलब अंकित, तो 2400 इसमें छूट कितनी दे, 20%, 100 माइनस 20 कर लेंगे 80 और गुणा 100, तो ये आपका आ गया 3000, यानी कि ये उसकी मार्क प्राइस हो गई या अंकित मूल्य हो गया। और 2400 में बेचा है तो 2400 में बेचा है तो भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो अब हम CP कास्ट प्राइस या उसकी लागत मूल्य पता कर लें। 2400 में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है तो 100 + 20 कर लें यहाँ नीचे, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2000 आ जाएगा। यानी जो चीज़ उसने 2000 में खरीदी थी या जिस चीज़ का लागत मूल्य 2000 रुपये था उसमें उसने बढ़ा के 3000 रुपये लिख दिया और 2400 में बेचा तो उसको 20% का, फिर भी 20% डिस्काउंट दी, 2400 में बेचा तो भी उसको फ़ायदा हुआ 20% का। तो अब अगर ये इतनी लागत मूल्य थी और इतना उसमें अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, अब अगर ये बोल रहा है कि अगर छूट देती ना तो कितने % का लाभ होता, तो ये 2000 की क्रय मूल्य था, 3000 में अगर बेचती तो लाभ कितना होता 1000 का, और बटे CP यानी लागत मूल्य और गुणा 100, 3 जीरो कट गया, 2 से 100 को काट दो, कितना आ गया 50% का उसको लाभ हो जाता अगर वो अंकित मूल्य पर उस वस्तु को बेचती। अब इसमें लिख दिया है कि अगर वो छूट ना देती तो कितने % का लाभ होता होगा। इसी में ये लिख सकते थे क्वेश्चन में कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही उस वस्तु को बेचती या उस फ़ोन को बेचती तो कितना लाभ होता। कई उसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बस उनका आपको मतलब देखना है, एक ही रहता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पालिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट है और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट है। X और Y योजनाओं में 3 वर्ष के विजय ने X और Y योजनाओं X और Y योजनाओं में क्रमशः 2500 और 3200 का निवेश किया, क्रमशः ₹2500 व ₹3200 का निवेश किया का
निवेश किया। यदि योजना X और Y में क्रमशः 15 और 10% के हिसाब से साधारण ब्याज मिलती है, यदि साधारण ब्याज की दरें क्रमशः 10% व 15% है, या उसमें लिखा था कि सरकारी ब्याज की जो दरें हैं वो 10 और, या बैंक जो भी ये कंपनी है X और Y जो योजनाएं हैं वो 10 और 15% का ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 वर्ष बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी? ये हो गया क्वेश्चन। सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है हमें। 3 वर्ष बाद है 2500 पहले वाले का गुणा 10 गुणा 3/100, 0 कट गया, ये आ गया 750। दूसरे वाले में है 3200 रुपये, दर है 15%, समय इसमें भी 3 वर्ष है, ये कट गया 32 गुणा 15 480 गुणा 3 1440। तो कुल राशि कितनी हो गई? देखो, एक तो ये आपकी 2500 थी, ये 3200 है, ये 1440 है और ये 750 है। यानी ये तो उसने पैसे लगाए थे, एक में इतना ब्याज मिला 3 वर्ष में, एक में इतना हो गया, तो कुल राशि कितनी हो गई? जोड़ लो, तो ये हो गया 90, 7 4 11 7 18, 3 3 6 1 7, 7890 उसके पास कुल राशि होगी। तो आज के इस अभ्यास प्रश्न श्रृंखला में इतना ही। देख लें वीडियो, निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। और परीक्षा में समय बिल्कुल नहीं है, आप कहना क्या है, आप जितना अधिक से अधिक हो सके अभ्यास कर लें। आप कुछ नया नहीं पढ़ें, मेरा तो यही मानना है, कुछ नया नहीं पढ़ें। जो आज तक अभी तक हमने पढ़ा है, तैयार किया है, उसी को एक बार रिवाइज कर लें और फ्रेश मूड में, अच्छे मूड में आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं। ऊपर वाला चाहेगा तो सब आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।